बिहार में एनडीए की प्रचंड विजय के बाद नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। आज दिल्ली में बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और संगठन प्रभारी विनोद तावड़े ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान तीनों नेताओं में बिहार के चुनावी नतीजे और सरकार गठन पर बातचीत हुई। इस बीच पटना से दिल्ली तक पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर इस बार किसी नए चेहरे के सिर पर सत्ता का सेहरा सजाया जाएगा। कहा तो बीजेपी एक तरफ बिहार में सीएम की कोई वैकेंसी नहीं होने के दावे करती रही, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पार्टी नीतीश के नाम पर आखिरी मुहर लगाने से बचती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले पाएंगे या फिर बीजेपी इस बार कोई सरप्राइज देने जा रही है। बेशक मोदी नीतीश की जोड़ी हिट हो गई, इसमें भी कोई शक नहीं कि नरेंद्र नीतीश ने ऐसा कमाल किया कि विरोधियों का अगले 5 साल तक बिहार के इस प्रचंड जनादेश का मलाल रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या नीतीश कुमार ही इस बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या वो 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे? इन सवालों की नौबत उस जवाब से आई जो बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने एबीपी न्यूज से बातचीत में दिया है। क्या मुख्यमंत्री अब इस बार बीजेपी से होगा? क्योंकि दावा तो सबसे पहले आप ही का बनता है। मुख्यमंत्री के कुर्सी पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं आप, इस बार एनडीए का होगा। जवाब हो सकता था कि नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन इसके बजाय धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीए के मुख्यमंत्री की बात कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। बीजेपी एनडीए के बैनर तले बिहार में लगातार दूसरी बार जेडीयू से बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पिछली बार ये फासला 31 सीटों का था, लेकिन तब भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया था। इस बार ये फर्क महज 4 सीटों का है। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी हिंदी पट्टी में इकलौते बचे राज्य में सीएम के सपने को हकीकत में बदलने की ओर बढ़ने का फैसला ले पाएगी। ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। ऐसे में हर किसी की निगाहें बिहार की सत्ता के केंद्र एक अड़े मार्ग पटना के उस बंगले पर हैं, जो मुख्यमंत्री निवास है। यहाँ नीतीश कुमार रहते हैं, जिन्होंने अब तक कैमरे पर आकर कुछ भी नहीं बोला है। बस सोशल मीडिया के जरिए उनके संदेश और उनसे मिलने वालों की तस्वीरें ही सामने आई हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से नीतीश के नाम पर शक की सुई खुद जेडीयू ने भी घुमा दी, जब पार्टी के एक्स पोस्ट में लिखा न भूतो न भविष्यति। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, लेकिन फिर इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया। अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार के दौरान कहते रहे कि बिहार में सीएम पद की वैकेंसी नहीं है, लेकिन ये भी खुलकर बोलने से बचते रहे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी आज भी प्रतिक्रियाओं का हवाला देकर नीतीश के नाम पर पक्की मुहर लगाने से बचती दिख रही है। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में ही हमने चुनाव लड़ा है। इन सब बातों का कोई ये सब कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया से जो है चुना जाता है और नीतीश जी हमारे नेतृत्व हैं, नेता हैं। हालांकि पिछले चुनाव में जेडीयू की लुटिया डुबाने वाले चिराग पासवान अब की बार खुलकर नीतीश नाम की वकालत कर रहे हैं। मैं ये मानूंगा कि एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन के विधायक, हमारे गठबंधन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री की भूमिका का निर्वहन करने का काम करेंगे। चिराग ने सीएम आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने भी एक अड़े मार्ग जाकर नीतीश कुमार से भेंट की है। उनके नाम और नेतृत्व पर भरोसा जताया है। विधायक जब चुन के आए हैं और जब उनकी बैठकें होगी तो निश्चित तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी को ही नेता चुनेंगे। एक प्रक्रिया होती है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इतना प्रचंड बहुमत किन के चेहरे पर मिला है। 2 ही चेहरा है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देशन था, यहाँ इनका नेतृत्व था। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बातें हैं। मुख्यमंत्री के बंगले पर जेडीयू नेताओं का भी तांता लगा हुआ है। लल्लन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और श्याम रजक समेत कई नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। बिहार की जनता ने बहुत बड़ा भरोसा किया है और विकास का भरोसा कि कोई वैकेंसी नहीं है।
देखिए, हमने कहा था नीतीश जी थे, हैं और रहेंगे। इसका मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। हमारे गार्जियन थे, हमारे गार्जियन हैं और गार्जियन रहेंगे, और बिहार की जनता जिसको उचित समझती है वो रखेगी। जेडीयू में तो कोई भ्रम की गुंजाइश ही नहीं है। चिराग पासवान और मांझी ने भी एलानिया तौर पर एक बार फिर नीतीश के नाम पर मुहर लगा दी है। जेडीयू में तो कोई भ्रम की गुंजाइश ही नहीं है। चिराग पासवान और मांझी की पार्टी के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी एलानिया तौर पर एक बार फिर नीतीश के नाम पर मुहर लगा दी है। भैया ये बात तो बार बार कह चुके हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें क्यों आप लोग बार बार सवाल करते हैं? बस बीजेपी खुलकर बोलने से बचती दिख रही है। कौन होगा मुख्यमंत्री? सभी बातें समय पर होंगे। हालांकि बीजेपी के नव निर्वाचित विधायक बतौर मुख्यमंत्री फिर से नीतीश का नाम लेने से कोई हिचक नहीं दिखा रहे हैं। ये भी शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, लेकिन जो फैसला होगा शीर्ष नेतृत्व का, उनके साथ हम लोग हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के चेहरे पे, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव को लड़ा गया है, तो मैं जहां तक समझता हूं कि वही होगा जो आप बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरी करनी होगी और प्रक्रिया पूरी होगी। प्रक्रिया ये होगी कि एनडीए के पांचों घटक दल पहले अलग अलग अपने विधायक दल के नेताओं का चुनाव करेंगे। फिर एनडीए के सभी 202 विधायक बैठकर गठबंधन के उस नेता का चयन करेंगे जो मुख्यमंत्री बनेंगे। उम्मीद यही है कि वो नीतीश ही होंगे, लेकिन फिलहाल अटकलों का बाजार गर्म है। बैठक कब होगी इसकी कोई तारीख भी नहीं आई है और न ही कोई सुगबुगाहट है, इसलिए भी सस्पेंस है। बिहार में एनडीए की सुनामी से महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया। 5 साल पहले भी एनडीए को बिहार में जीत मिली थी, लेकिन तब महागठबंधन और एनडीए की सीट में फासला बेहद कम था। कौन है 5 पांडवों में वो अर्जुन जिसने 1 और 1 को 11 करने में निर्णायक भूमिका निभाई है? देखिए। चेहरों पर खिली मुस्कान और गर्मजोशी भरी ये मुलाकात बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के शानदार प्रदर्शन का प्रतिबिंब भी है। शानदार जीत के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सुबह सुबह सीएम नीतीश कुमार के घर बधाई देने पहुंचे। नीतीश ने भी गर्मजोशी से चिराग को गले लगाया, शॉल पहनाकर सम्मानित किया। दोनों ने दिल खोलकर एक दूसरे को जीत का श्रेय दिया। ये ईमानदार समर्थन ही इतनी बड़ी जीत का कारण रहा। उसके लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को कल फोन पर हम लोगों ने बधाई दी थी, पर आज व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उनको बधाई और शुभकामनाएं देने आए। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रत्याशी का समर्थन करने का काम किया। यहाँ पर हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार का समर्थन करने का काम किया। चिराग पासवान एनडीए के पहले बड़े नेता हैं जो प्रचंड जीत के बाद सबसे पहले नीतीश के घर पहुंचे हैं। वैसे तो नीतीश और चिराग चुनाव प्रचार के दौरान एक साथ एनडीए के मंच पर भी नजर आ रहे थे, लेकिन विरोधी 2020 के परिणामों का हवाला देकर नीतीश चिराग में सब ठीक न होने का नैरेटिव सेट कर रहे थे। जहां तीर छाप नहीं वहां लालटेन सही का नारा दे रहे थे। और थ्रू आउट द इलेक्शंस, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि जदयू और लोजपा में दरारें हैं, ये दरारें भरी नहीं गई हैं। मैं दोष उन लोगों को देता हूं जो ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं बार बार। लेकिन विरोधियों की कोशिश रंग नहीं लाई। जेडीयू और एलजेपीआर मिलकर भाइयों की तरह विरोधियों पर भारी पड़े। एनडीए में चिराग की एंट्री से सबसे ज्यादा फायदा नीतीश को ही हुआ, वो समझने के लिए 5 साल पीछे चलते हैं। दरअसल 2020 की विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की वजह से ही एनडीए से नाता तोड़ लिया था। तब चिराग ने 134 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 115 सीटों पर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। जेडीयू को सिर्फ 43 सीटों से संतोष करना पड़ गया। 33 सीटों पर एलजेपी को मिले वोट से जेडीयू को हार मिली। इसके बाद नीतीश के सियासी भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन 5 साल बाद नीतीश सत्ता में हैं और मजबूती के साथ लौट रहे हैं, जिसमें चिराग की बड़ी भूमिका है। चिराग की वजह से जिन 33 सीटों पर पिछली बार जेडीयू हारी थी, उनमें से 21 सीट पर इस बार जीत मिली है। पिछली बार 43 सीट जीतने वाली जेडीयू 85 सीट जीती है। चिराग पर मोदी के हनुमान वाला तंज कसकर जेडीयू की लंका लगने की उम्मीद जताने वालों को झटका लगा है। केंद्र में मोदी के हनुमान अब बिहार में नीतीश के हनुमान साबित हुए। नीतीश का आशीर्वाद भी चिराग को जमकर मिला। 1 सीट पर सिमटने वाली एलजेपीआर अब 19 विधायकों वाला दल बन गया है। गोविंदगंज से जीते राजू तिवारी विधायक दल के नेता बने हैं। बिहार चुनाव में करारी हार से लालू परिवार में दरार और बढ़ गई है।
तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने बागी सुर बुलंद करते हुए सोशल मीडिया पर पार्टी और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया है। रोहिणी ने तेजस्वी के सबसे करीबी संजय यादव पर परिवार तोड़ने का ठीकरा फोड़ा है। लालू परिवार का बंटाधार करने वालों में एक नए विलन की एंट्री भी करा दी है। रोहिणी के मुताबिक वो शख्स तेजस्वी के खासम खास रमीज हैं। वक्त दोपहर 2:42। मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी दी थी, आज वो बेटी उसी पिता के परिवार से मुंह मोड़ने को मजबूर है। ये मजबूर बेटी है लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सियासी सनसनी मचा दी, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में बढ़ती तकरार का ये सबसे नया सबूत है। जिस बेटी रोहिणी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की हो और उस बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है, तो इसका मतलब रोहिणी के द्वारा किए गए कृत्य जो आपके प्राण रक्षा के लिए किया है वह भी आपके अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। रोहिणी राजनीति से संन्यास और परिवार से नाता तोड़ने की वजह अपनी मर्जी से नहीं, तेजस्वी के 2 सिपहसालार को बता रही हैं, जिसमें पहला नाम संजय यादव और दूसरा नाम रमीज का है। संजय यादव की पहचान तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार और आरजेडी राज्यसभा सांसद की है। माना जाता है कि तेजस्वी के हर फैसले में संजय की छाप होती है। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव भी आरजेडी के निष्कासन की वजह संजय को बता चुके हैं। हरा पार्टी वाला आ गया, जय चंदवा का पार्टी का भी गमछा हटा, 5 वो जय चंदवा मिल करके हमको परिवार से भी संगठन से बाहर किया। चुनाव प्रचार के दौरान शीर्ष नेताओं की सीट में बैठने को लेकर रोहिणी संजय यादव को घेर चुकी हैं। तब रोहिणी ने किसी और शख्स का रिपोस्ट का निशाना साधा था और अब हार के बाद खुलकर सामने आ गई हैं। लेकिन अब नए किरदार की एंट्री हो गई है, जिसमें नया नाम आया है रमीज खान का। रमीज खान यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं, जिन पर हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। तेजस्वी ने रमीज खान को आरजेडी का सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन संभालने का जिम्मा सौंपा था। रमीज की पत्नी भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। साल 2016 में रमीज आरजेडी से जुड़े थे। पहले डिप्टी सीएम ऑफिस में बैकडोर का काम देखते थे, उसके बाद रमीज तेजस्वी के दफ्तर से जुड़ गए। फिलहाल तेजस्वी के 2 सिपहसालार संजय और रमीज लालू परिवार में कलह के किरदार बन गए हैं। तेजस्वी यादव की अपनी राजनीतिक पूंजी नहीं है, वो लालू यादव की जो राजनीतिक जो कुछ भी उनकी पूंजी है उसके उत्तराधिकारी बनाए गए हैं। तो उसी परिवार की मीसा भारती, उसी परिवार की रोहिणी आचार्य, उसी परिवार के तेज प्रताप यादव, वो उनकी सोच है कि हम भी इसके शेयर होल्डर हैं। वो भी चाहते हैं कि उनके समर्थकों को, उनके करीबियों को पार्टी में जगह मिले, टिकट मिले, चुनाव में दूसरी जगह एडजस्ट किए जाए। लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो वहां विद्रोह होगा। अभी आप देखिएगा और भी खबरें आएंगी। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव लालू की सियासी विरासत के इकलौते वारिस नजर आ रहे थे, लेकिन चुनावी हार ने तस्वीर बदल कर रख दी। लालू परिवार से बगावत के सुर साफ सुनाई दे रहे हैं। विरासत की दावेदारी के नए समीकरण तैयार दिखते हैं। बिहार में एनडीए की प्रचंड विजय और महागठबंधन की करारी पराजय हुई है। एनडीए की ये जीत सोच से भी बड़ी है, तमाम अनुमानों से परे है। पॉलिटिकल पंडित नतीजे के विश्लेषण में जुटे हुए हैं, लेकिन मोटे तौर पर अभी जो फैक्टर सामने आया है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर एम फैक्टर है, जिसका मतलब मुसलमान नहीं बल्कि महिला वोटर हैं। कैसे महिला वोट के बूते एनडीए ने विपक्ष को कर दी है गहरी चोट, देखिए। सबसे ज्यादा भारी है एम यानी कि महिला। बिहार में एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी जीत में इस फैक्टर की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार दूसरे दिन आधुनिक मगध की महाविजय में मातृशक्ति के योगदान का जिक्र किया। महिला युवा ये एक ऐसा माई कॉम्बिनेशन बना है
जिसने आने वाले अनेक दशकों की राजनीति का नींव मजबूत कर दी है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एमवाई फैक्टर को आरजेडी की जीत का कैरेक्टर माना जाता था। उस एमवाई का मतलब था मुसलमान और यादव, लेकिन मोदी और नीतीश की जोड़ी ने एमवाई के मायने बदल दिए हैं। जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक एमवाई माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू भी इस अद्भुत जीत में महिलाओं के अविस्मरणीय योगदान की कदरदान बनी हुई है। एनडीए ने महिलाओं को टिकट देने में भले ही दरियादिली नहीं दिखाई, लेकिन महिलाओं ने इस गठबंधन के पक्ष में दिल खोलकर मतदान किया। विपक्ष और चुनाव विश्लेषक भले ही एनडीए की अतुलनीय विजय में 10,000 स्कीम को सबसे बड़ी वजह बता रहे हों, लेकिन हकीकत में ये इकलौती वजह नहीं हो सकती, क्योंकि नीतीश कुमार ने बीते 20 बरस में स्कूली लड़कियों के लिए साइकिल देने से लेकर पंचायतों और नगरीय निकायों में 50% आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 35% रिजर्वेशन, शराबबंदी और अब खुद के रोजगार के लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर महिलाओं का बड़ा वोट बैंक तैयार किया है। ये सच है कि चुनावी मौसम में ही प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश ने महिला रोजगार योजना का ऐसा दांव चला जो नतीजे के बाद विपक्षी खेमे में तनाव की बड़ी वजह बन गया है। जो खास करके नीतीश जी का जो इस स्कीम था कि चुनाव के बीच में ही 1.5 करोड़ महिला को 10,000 रुपया उन्होंने दिया है, और उनसे वादा किया कि हम 2 लाख रुपया देंगे, जिसमें फर्स्ट किस्त उन्होंने 10,000 दिया और 1,90,000 रुपया गांव-गांव में लोगों को बताया गया कि हम सरकार बनने के बाद देंगे। तो उन्होंने नीतीश जी के ऊपर भरोसा जताया और नीतीश जी को वोट दिए हैं, जिसके कारण 200 पार दिख रहा है। एनडीए के पक्ष में महिलाओं के मतदान का विश्लेषण आने वाले दिनों में होगा, लेकिन मौजूदा सच ये है कि बिहार के चुनाव में पुरुषों की तुलना में 9% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। एक सर्वे के मुताबिक 53 सीटों पर 46.8% महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। महागठबंधन के पक्ष में सिर्फ 36%। 45 सीटों पर 49.2% महिलाओं ने एनडीए के लिए वोट किया, तो सिर्फ 34.3% ने महागठबंधन के लिए। 76 सीटों पर 47% महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया, तो 37.5% ने महागठबंधन के पक्ष में। 69 सीटों पर 47.3% महिलाओं ने एनडीए और 38.1% ने महागठबंधन के लिए वोट किया। इस प्रचंड जीत के लिए बिहार की जनता, विशेषकर महिलाओं को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिला वोट के कमाल से ही एनडीए ने 2025 में भी धमाल मचाया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि एनडीए की 34 महिला उम्मीदवारों में से 25 ने जीत हासिल की, तो महागठबंधन की 31 महिला उम्मीदवारों में से सिर्फ 3 को ही जीत नसीब हुई। जाहिर है 2010 के बाद 2025 में एनडीए की सीटों की डबल सेंचुरी में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार के चुनाव नतीजों ने पूरे महागठबंधन में हाहाकार मचा दिया है, जिसको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया। तो आप सोचिए प्रशांत किशोर का क्या हाल होगा, जो पूरे चुनाव प्रचार में दावा करते घूम रहे थे कि नीतीश कुमार को 25 सीटें भी नहीं मिलेंगी और जनसुराज सरकार बना लेगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो नील बटे सन्नाटा, मतलब पीके को एक सीट पर भी जीत नहीं मिल पाई। 238 सीटों पर लड़कर प्रचार के दौरान राजनीति बदल देने की बात करने वाले प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में जीरो साबित हुए। एनडीए की सरकार नहीं बन रही है, नीतीश कुमार का कैरियर खत्म हो गया। अब नवंबर के बाद बिहार में कोई नया आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। लाइए लिख देते हैं और कोई कागज पेन दे दो कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। प्रशांत किशोर उर्फ पीके पूरे चुनाव अभियान में अपनी पार्टी का डंका पीट रहे थे। कह रहे थे कि इस बार बिहार इतिहास रचेगा। अगर जनसुराज की 125 सीटें भी आई तो इसे भी मैं अपनी हार मानूंगा। लेकिन रिजल्ट आया तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। सर जी जीरो चेक करते रह गए। बिहार में अर्श या फर्श पर रहने की बात करने वाली जनसुराज पार्टी वाले पीके ऐसे लुढ़के कि चारों खाने चित्ती हो गए।
243 में से 238 सीटों पर लड़ने वाली जनसुराज पार्टी को 3.44% वोट मिले। 68 सीटों पर जनसुराज के उम्मीदवार नोटा से भी पीछे रह गए, यानी कि हर 3 में से 1 सीट पर तो पीके की पार्टी नोटा से भी हार गई। 233 सीटें मतलब 98% सीटों पर तो जमानत ही जब्त हो गई। प्रशांत किशोर अपने गृह जिले रोहतास की 7 में से 7 सीटों पर प्रशांत कुमार और कैंडिडेट की जमानत तक नहीं बचा पाए। जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें मिलने पर राजनीति से संन्यास की शपथ खाने वाली पीके की पार्टी भी शून्य पर है और पीके भी शून्य पर चले गए हैं, कहीं दिख नहीं रहे। राजनीति तो नहीं छोड़ेंगे, माला पहनने का जिसको आदत लग गया है वो माला पहनना छोड़ता नहीं है, लेकिन बिहार छोड़ दें उनके लिए श्रेयस्कर होगा। चुनाव के दौरान रैलियों में बढ़ती भीड़ और पीके का नायक वाला स्टाइल, पीके का कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि 21 अक्टूबर से हर दिन औसतन 200 किलोमीटर की दूरी तय की, रोज 8 से 10 विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। ऐसा लग रहा था कि पीके अब की बार सबको पानी पिला देंगे, लेकिन रिजल्ट में ऐसा सूखा पड़ा कि पीके एक सीट के लिए भी तरस गए। 6 साल में 6 मुख्यमंत्री बनवाने वाला शख्स खुद बिहार जीतने निकला तो एक भी सीट नहीं जीत पाया। 1 करोड़ से ज्यादा सदस्यों का दावा करने वाली जनसुराज पार्टी को 10 लाख वोट भी नहीं मिले, यानी पीके की सारी सोशल इंजीनियरिंग का बिहार में ब्रेक फेल हो गया, जिसके झटके से अभी पीके सन्नाटे में है, लेकिन उनकी पार्टी इस गजब बेइज्जती की वजह गिना रही है। हमारी वोट बैंक, हमारे वोटर्स जब अपने बुद्धिमानी से एनडीए की तरफ चले गए तो सीटें नहीं आई, इसमें घबराने की तो कोई बात नहीं है। ऐसा तो बहुत बार हुआ है इतिहास में, आगे भी होगा, इसमें कहीं से भी घबराने की बात नहीं है। मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण मैंने बता दिए 2, एक तो ये पैसे का जिस तरह बांट हुआ है और चुनाव के बीच में बांट हुआ है, ये ठीक नहीं था, और दूसरा आरजेडी के आने इसके डर के मारे जो हमारे वोट बैंक थे वो एनडीए की तरफ चले गए। इसमें बहुत कुछ कहने की नहीं है। मुसलमान भाई अभी हमारे साथ उस तरह से नहीं जुड़े जिस तरह से हमें अपेक्षा थी, जिस तरह से उम्मीद था। हम प्रयास करते रहेंगे और वो आज न कल हो। जनसुराज पार्टी के उदय सिंह एक और गजब का लॉजिक दे रहे हैं। कह रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट की वजह से सीमांचल में ध्रुवीकरण हो गया, लेकिन पीके तो कह रहे थे कि दिल्ली ब्लास्ट का कोई असर बिहार चुनाव पर नहीं पड़ेगा। चुनाव के समय में इस तरह की बातें यदा कदा होती रहती हैं, उससे बिहार के लोगों को कोई विचलित होने की जरूरत नहीं है। बिहार का चुनाव है, बिहार के मुद्दे पर वोट होना चाहिए। सुरक्षा के लिए बिहार के लोगों ने, देश के लोगों ने लोगों को चुनकर पार्लियामेंट में बैठाया है, पक्ष विपक्ष वहां है। दिल्ली ब्लास्ट पर दी गई सलाह प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को भी दे सकते हैं। कह सकते हैं कि विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव में ऐसी बातें होती रहती हैं। प्रशांत किशोर तो ये बात उसी दिन से जानते हैं जिस दिन उन्होंने बिहार की सियासत में एंट्री ली थी। बिहार में चुनाव खत्म हुआ, नतीजे आ गए हैं, लेकिन एक चीज है जो बिहार की राजनीति से इस बार भी खत्म नहीं हुई, और वो है बाहुबल का जोर। बिहार चुनाव में 2 दर्जन बाहुबली नेता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनावी मैदान में थे, लेकिन दर्जन भर बाहुबलियों का सपना टूट गया है क्योंकि वो वोट के बाजीगर नहीं बन पाए। लेकिन दर्जन भर बाहुबली ऐसे भी हैं जिन्होंने जीत का जलवा कायम रखा है। खास बात यह है कि बाहुबलियों का जोर हर दल में चला है। आरजेडी भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन उसके बाहुबली भी जीते हैं। जेडीयू और बीजेपी के तो जीते ही हैं। इसी पर अब आपको आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं हमारी खास पेशकश बाहुबली विजेता। बिहार का कोई भी कोना हो, सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक या चंपारण से लेकर सारण तक, उत्तर बिहार से लेकर मध्य बिहार तक का ये वो इलाका है जो कभी बंदूक की बाजीगरी के लिए कुख्यात था, कभी कट्टे के दम पर समानांतर सरकार चलाने के लिए कुख्यात किरदार भी इन चुनावों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अपने हाथ आजमा रहे थे। ऐसे बाहुबलियों की संख्या 2 दर्जन के आसपास थी। कोई बाहुबली खुद उतरा था तो कोई पत्नी, बेटी या बेटे के जरिए सियासत की विरासत को आगे बढ़ाना चाहता था। जिन बाहुबलियों की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी थी, उनमें अनंत सिंह,
सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, सुनील पांडे, पप्पू पांडे, आनंद मोहन, राजन तिवारी, प्रभुनाथ सिंह, शहाबुद्दीन, शंकर सिंह, रीतलाल यादव, अशोक महतो और अवधेश मंडल प्रमुख थे। अब जब नतीजे आ गए हैं तो किसी के खेमे में जश्न का माहौल है तो कहीं मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। आधा दर्जन सीटों पर तो बाहुबली बनाम बाहुबली की ही टक्कर थी, जिसमें एक की जीत हुई, दूसरे की हार। मोकामा से अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर जीते हैं। धूमल सिंह एकमा से जेडीयू के विधायक बने हैं। अमरेंद्र पांडे गोपालगंज की कुचायकोट सीट से जीते हैं। आरजेडी के टिकट पर मटिहानी से बोगो सिंह जीते हैं, जबकि जेल में बंद बाहुबली रीतलाल महतो हार गए हैं। बाहुबल की दुनिया में ये नाम पुराने हैं। विरासत की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए बाहुबलियों ने परिवार के जिन लोगों पर दाव लगाया था, उनमें से नवीनगर से बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जेडीयू से जीते हैं। प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह जेडीयू के टिकट पर मांझी से जीते हैं। बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पहली बार आरजेडी से विधायक बने हैं। सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत तरारी से जीत गए हैं, जबकि लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी आरजेडी से चुनाव लड़कर हार गई हैं। बिहार की सियासत हो या जुर्म की दुनिया, अनंत सिंह से लेकर सूरजभान का सिक्का वर्षों से चलता रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा में जब दोनों सालों बाद टकराए तो गंगा किनारे बसे इस इलाके में भय और दहशत के कई किस्से सामने आए। मोकामा पटना जिला में ही आता है, जो पहले से ही अपराध और अपराधियों के लिए कुख्यात रहा है। गंगा नदी के किनारे बसा मोकामा बिहार की राजधानी पटना शहर से करीब 90 किलोमीटर दूर है। वैसे तो मोकामा बिहार का एक कस्बा है, लेकिन पिछले कई दशकों से हिंदुस्तान के कोने कोने में मशहूर रहा है। विरोधी हम नहीं जानते हैं, विरोधी हम नामे नहीं जानते हैं। बीच चुनाव में अनंत सिंह सलाखों के पीछे पहुंच गए। दुलारचंद यादव की हत्या में उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जेल से ही छोटे सरकार चुनाव जीत गए हैं। कॉन्फिडेंस ऐसा कि अनंत सिंह को न सिर्फ अपनी जीत का भरोसा था, बल्कि वो एनडीए की बड़ी जीत की भविष्यवाणी हफ्तों पहले एबीपी न्यूज के कैमरे पर कर चुके थे। हमारा 200 से ऊपर है। 200 से ऊपर? हाँ 200 से ऊपर है? हाँ 225 मानिए कम से कम। बड़े बड़े सैफोलॉजिस्ट बिहार का मूड समझने में नाकाम रहे, लेकिन मानो अनंत सिंह ने मोकामा में रहते हुए बिहार का समीकरण समझ लिया था। कह दिया था कि एनडीए को 200 सीट मिलेंगी। संयोग से अनंत सिंह की बोली और जीत का नंबर टकरा गया। बिहार का मोकामा बाहुबलियों के लिए कुख्यात रहा है। बीते 3 दशक से इस सीट पर बाहुबलियों का कब्जा रहा है। इस बार भी इस सीट पर 2 बाहुबलियों के बीच टक्कर हुई है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह चुनाव जीत गए, जबकि उनकी सत्ता को चुनौती देने के लिए उतरे सूरजभान अपनी पत्नी वीणा देवी को जिताने में नाकामयाब रहे। अनंत सिंह का मुकाबला मोकामा में बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी से था, लेकिन कभी भी अनंत सिंह ने बहुत गंभीरता से उनकी उम्मीदवारी को नहीं लिया। अनंत सिंह जब जेल गए तो उनके प्रचार की कमान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संभाल ली थी, जो कि क्षेत्र के सांसद भी हैं। जितना वोट से आज तक अनंत सिंह इस विधानसभा क्षेत्र में जीते रहे हैं, उससे ज्यादा वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे। 28,000 वोटों से अनंत जीते हैं। अनंत सिंह के समर्थकों ने नतीजों से पहले ही 1 लाख लोगों के लिए भोज का इंतजाम कर रखा था। मोकामा से लेकर पटना तक समर्थक जय जयकार कर रहे हैं। अनंत सिंह, जिनकी सियासत का पन्ना खुलता है साल 2005 में। उससे पहले वो गंगा के दियारा इलाके में अंडरग्राउंड रहते थे। ना किसी से मिलते थे, ना ही कोई आम शख्सियत उन्हें पहचानता था, लेकिन अनंत सिंह का जोर पूरे पटना में चलता। साल 2005 में अनंत सिंह पहली बार विधायक बने और तब से मोकामा की सियासत के असली बादशाह वही। नीतीश की ये तस्वीरें उन चुनिंदा तस्वीरों में से एक है जिसकी चर्चा बिहार की सियासत में आज नहीं बल्कि सालों तक होती रहेगी।
जब जब अनंत सिंह का जिक्र होगा। नीतीश की ये तस्वीर पर्दे पर दिखेगी। अनंत सिंह 2005 में जेडीयू से पहली बार चुनाव जीते थे। 2010 में फिर जेडीयू ने टिकट देकर विधायक बनाया। 2015 में नीतीश से दूर हुए तो निर्दलीय जीते। फिर 2020 में आरजेडी की टिकट पर जीतकर विधायक बने। 2025 में फिर से चुनाव जीते हैं। मैं अनंत कुमार से जो विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित अनंत सिंह के शपथ लेने का ये वीडियो साल 2020 का है। विधायक बनने के बाद सदन में सदस्य के तौर पर वो शपथ ले रहे थे, वो भी मुंह जबानी। कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बिहार की सियासत में बीते 2 दशक से अनंत सिंह प्रासंगिक हैं। पिछले 20 सालों में कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसमें उनकी चर्चा न हुई हो। अनंत सिंह खुद को रॉबिन हुड मानते हैं, जेल को दूसरा घर। अब अगर जमानत नहीं मिलती है तो फिर जेल से ही विधायक की शपथ लेने सदन पहुंचेंगे। सफेद रंग का कपड़ा, आंखों पर काला चश्मा, मूंछों पर ताव, अनंत सिंह का ये ट्रेडमार्क बन चुका है। अनंत सिंह के स्टाइल पर समर्थकों ने भोजपुरी में कई गाने तक लिखे जो रील के रूप में सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का क्रेज कुछ ऐसा है कि हर पार्टी उन्हें जीत की गारंटी मानती है। शायद यही वजह है कि इस बार भी दोनों ओर से बाहुबलियों पर दांव लगते हुए दिखाई दिए। जो बाहुबली 90 के दशक में कहीं ना कहीं कुख्यात होते थे, इस बार उनके परिवार वाले उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। किसी की पत्नी वोट की बाहुबली बनी तो किसी का बेटा वोट का बाजीगर। ये तस्वीर बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की है, जिनकी उम्मीदवारी को इस चुनाव में बीजेपी ने सबसे बड़ा हथियार बनाया था। जंगल राज के जिक्र का चेहरा पेश किया था। शुक्रवार को जब नतीजे आए, ओसामा चुनाव जीत गए तो उनके घर के बाहर सीवान के प्रतापपुर में सैकड़ों की संख्या में समर्थक पहुंचे थे। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में घर की बालकनी में ओसामा खड़े होकर समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे। नीचे खड़े लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे थे। शहाबुद्दीन यानी एक दौर में सिवान में समानांतर सरकार चलाने वाला बाहुबली, अब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है और उनकी सियासी विरासत को 15 साल बाद मंजिल मिली है। बेटा पहली बार विधायक बना है। ओसामा को बहुत ज्यादा बोलते हुए आपने कभी ना देखा होगा, न सुना होगा। चुनाव प्रचार के दौरान भी मंच पर तेजस्वी यादव ने जिद किया तो महज 4 शब्दों में उन्होंने अपनी बात रखी थी। सब लोग के हमरा की ओर से प्रणाम सलाम। ओसामा को हराने के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने प्रचार किया था, शहाबुद्दीन को टारगेट किया था। बावजूद इसके ओसामा को जीत मिली है। 31 साल के ओसामा की फिलहाल शहाबुद्दीन के बेटे के अलावा कोई और पहचान नहीं थी। 2025 के इस महासंग्राम में ओसामा ने डेब्यू किया और उसे कामयाबी मिली। इससे पहले जब शहाबुद्दीन को सजा हुई तो चुनावी विरासत संभालने का जिम्मा पत्नी हीना ने उठाया था, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाई। बीच में लालू परिवार से शहाबुद्दीन के रिश्ते खराब भी हुए, लेकिन पिछले साल दोनों ने एक दूसरे की जरूरत को समझते हुए हाथ दोबारा मिला लिया। इस चुनाव में दोनों की पत्नियां नवादा जिले की चुनावी सियासत में पहली बार टकरा रही थी। अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी, जो कि बीजेपी की विधायक थी, वो हार गईं, जबकि अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को जीत मिली है। अशोक महतो और अखिलेश सिंह की लड़ाई सालों पुरानी है, लेकिन इस चुनाव ने भरे हुए जख्म को हरा कर दिया। इन दोनों किरदारों की कहानी शुरू होती है 90 के दशक में। इन दोनों के बीच करीब 30 साल पुरानी दुश्मनी है। चर्चित वेब सीरीज खाकी की कहानी इसी पर आधारित है। एक गैंग की कमान संभाल रहा था अखिलेश सिंह, तो दूसरे का नेतृत्व कर रहा था अशोक महतो। साल 2000 में अशोक महतो की गैंग ने अखिलेश सिंह के घर पर हमला कर दर्जन भर लोगों की हत्या कर दी थी।
बिहार के उस खूनी दौर में अशोक महतो को पिछड़ी जाति का समर्थन हासिल था, जबकि अखिलेश सिंह को सवर्णों का। नालंदा और शेखपुरा जिलों के 100 से अधिक गांव इन दोनों की लड़ाई में प्रभावित हुए थे। 1998 से 2006 के बीच सिर्फ नवादा जिले में 200 लोगों की जान गई थी। वो साल 2006 था जब अशोक महतो की गिरफ्तारी हुई। 17 साल जेल में रहने के बाद 2023 के नवंबर महीने में अशोक महतो की रिहाई हुई। पिछले साल लालू यादव के कहने पर ही खरमास में अशोक महतो ने अनीता से शादी की और उन्हें लल्लन सिंह के खिलाफ मुंगेर लोकसभा चुनाव लड़वाया। अनीता हालांकि वो चुनाव हार गई, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत का दरवाजा खोल दिया और पहली बार विधायक बन गई। बीजेपी की अरुणा देवी 4 बार से वारिसली सीट से चुनाव जीत रही थी। पहली बार अशोक महतो की पत्नी से मुकाबला हुआ और वारिसली की बाजी वो हार गईं। आरजेडी की अनीता को 97,833 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी की अरुणा देवी को 90,290 वोट, 7,543 वोटों से अनीता चुनाव जीती हैं। बेगूसराय की धरती बाहुबलियों के लिए पहले से विख्यात रही है। इस चुनाव में भी मटिहानी सीट पर 2 बाहुबलियों की टक्कर थी। आरजेडी के बाहुबली बोगो सिंह ने जीत हासिल की है, जबकि जेडीयू के राजकुमार सिंह हार गए हैं। देश में बूथ लूट की पहली घटना इसी मटिहानी में हुई थी। उस कांड के किरदार रहे कामदेव सिंह की गिनती बिहार के पहले बाहुबलियों में होती है, लेकिन चुनाव में उनके बेटे राजकुमार सिंह बोगो सिंह के सामने जीत की माला नहीं पहन पाए हैं। पिछला चुनाव राजकुमार ने एलजेपी से जीता था। कभी भी गलत वादा ना करें, जब कहब कि बनी तब बनी। इतना कम से 90 के दशक में कुख्यात बाहुबली रहे सुनील पांडे के परिवार से 2 लोग इस चुनाव में किस्मत आजमा रहे थे। पूरा एनडीए के सर पे ताज सजा है। बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई। पिछले हफ्ते हमने बाहुबली रिटर्न शो में आपको पूर्णिया के बाहुबलियों की कहानी दिखाई थी। शंकर सिंह बनाम अवधेश मंडल गैंग के किस्से बताए थे। 90 के उस दौर में इन दोनों की वजह से सीमांचल का इलाका थर्राया करता था। खूनी जंग की कई कहानियां आज भी लोग याद करके सिहर जाते हैं। पिछले साल उपचुनाव में शंकर सिंह निर्दलीय जीतकर विधायक बने और इस बार भी निर्दलीय ही चुनाव मैदान में थे। लेकिन जनता ने अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती के साथ ही बाहुबली शंकर सिंह को भी हरा दिया है। यानी बाहुबली बनाम बाहुबली की जंग में दोनों को हार मिली है। जेडीयू के उम्मीदवार ने यहां जीत की माला पहनी है। हारने वालों में लालगंज से शिवानी शुक्ला भी हैं, जो बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी है। शिवानी आरजेडी के टिकट पर मैदान में थी। चुनाव में उनके खूब चर्चे हुए। उनके आंसुओं ने प्रचार में सुर्खियां बटोरी, लेकिन बाहुबली की ये बेटी सियासत का सूरमा नहीं बन पाई। बीजेपी के उम्मीदवार ने लालगंज में हरा दिया। विपक्ष से मैं नहीं डरती, शेर की बेटी हूँ, शेरनी की तरह दहाड़ना चाहती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।